भारतीय परंपरा में राम राज्य केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि ये एक आदर्श सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक है, जिसकी कल्पना राम के शासन के रूप में की जाती है। और इस अवधारणा को समझना केवल अतीत को जानने का प्रयास नहीं, बल्कि ये समझने का भी प्रयास है कि एक आदर्श समाज और राज्य कैसा होना चाहिए। राम राज्य का आधार केवल सत्ता या प्रशासन नहीं था, बल्कि ये धर्म, न्याय और संतुलन पर आधारित एक व्यापक व्यवस्था थी, जहां हर व्यक्ति को उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन समझाया जाता था। और यही कारण है कि इसे केवल एक शासन प्रणाली के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति के रूप में भी देखा जाता है। अयोध्या, जहां राम राज्य की स्थापना मानी जाती है, केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक केंद्र है, जहां आदर्श शासन की कल्पना साकार होती है। इस राज्य में शासक और प्रजा के बीच एक गहरा विश्वास और संबंध होता है, जो इसे अन्य व्यवस्थाओं से अलग बनाता है। राम राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया गया। यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था और हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाता था। ये न्याय केवल कानून तक सीमित नहीं था, बल्कि ये सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी लागू होता था, जिससे समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहती थी। इस व्यवस्था में शासक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता के रूप में देखे जाते हैं, जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के हित को प्राथमिकता देते हैं। और यही कारण है कि उनका शासन एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राम राज्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू था सामाजिक समरसता, जहां विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच संतुलन और सहयोग होता था। ये केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं था, बल्कि इसे व्यवहार में भी लागू किया गया, जिससे समाज में शांति और एकता बनी रही। इस प्रकार राम राज्य की वास्तविक अवधारणा का प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि ये केवल एक आदर्श शासन की कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो न्याय, संतुलन और नैतिकता पर आधारित होती है। और यही इसे एक कालातीत और प्रेरणादायक अवधारणा बनाता है। राम के शासन को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि राम राज्य केवल नैतिक आदर्शों पर आधारित नहीं था, बल्कि इसकी एक स्पष्ट प्रशासनिक और आर्थिक संरचना भी थी, जो इस आदर्श को व्यवहार में लागू करती थी। और यही वो पहलू है जो इस अवधारणा को केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक कार्यशील प्रणाली बनाता है। सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राम राज्य में शासन का उद्देश्य केवल नियंत्रण या सत्ता बनाए रखना नहीं था, बल्कि जन कल्याण और न्याय सुनिश्चित करना था। अयोध्या में प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार बनाया गया था कि हर स्तर पर उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बनी रहे। शासक और उसके अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह होते थे, जिससे शासन में विश्वास और स्थिरता बनी रहती थी। इस व्यवस्था में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी संतुलित और विचारशील थी। राम केवल अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि वे अपने मंत्रियों, विद्वानों और समाज के विभिन्न वर्गों की राय को भी महत्व देते थे। ये दर्शाता है कि राम राज्य में शासन एक सामूहिक प्रक्रिया थी, जहां विभिन्न दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाता था। आर्थिक दृष्टि से राम राज्य एक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ कर प्रणाली इस प्रकार बनाई गई थी कि वो लोगों पर बोझ न बने, बल्कि राज्य के संचालन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करे। इस व्यवस्था में ये सुनिश्चित किया जाता था कि कोई भी वर्ग अत्यधिक बोझ का सामना न करे और सभी को समान अवसर प्राप्त हों। कृषि और व्यापार को समान महत्व दिया गया, क्योंकि ये समाज की आर्थिक नींव थे। किसानों को संरक्षण और समर्थन दिया जाता था, जिससे वे स्थिर और उत्पादक रह सकें। वहीं व्यापार को प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे राज्य की समृद्धि बढ़े। इस प्रकार राम राज्य में आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन दोनों को साथ साथ रखा गया। इस व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण पहलू था सामाजिक समरसता, जहां विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच संतुलन और सहयोग होता था। ये केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं था, बल्कि इसे व्यवहार में भी लागू किया गया, जिससे समाज में शांति और एकता बनी रही। इस प्रकार राम राज्य की वास्तविक अवधारणा का प्रारंभिक चरण हमें ये समझाता है कि ये केवल एक आदर्श शासन की कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो न्याय, संतुलन और नैतिकता पर आधारित होती है। और यही इसे एक कालातीत और प्रेरणादायक अवधारणा बनाता है।
राम के रामराज्य को यदि केवल प्रशासनिक या आर्थिक दृष्टि से समझा जाए तो इसकी पूर्णता स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि इसकी वास्तविक शक्ति उसके सामाजिक और नैतिक प्रभाव में निहित थी। और यही वो पहलू है जो इसे एक आदर्श समाज की परिकल्पना बनाता है, जहां केवल व्यवस्था नहीं बल्कि जीवन का संतुलन भी स्थापित होता है। रामराज्य में समाज का ढांचा इस प्रकार निर्मित था कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग रहता था। ये केवल कानून या दंड के भय से नहीं बल्कि एक आंतरिक नैतिक चेतना के कारण संभव था, जहां लोग स्वयं धर्म और मर्यादा का पालन करते थे। और यही कारण है कि इस व्यवस्था में बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता कम हो जाती थी। अयोध्या इस सामाजिक समरसता का केंद्र थी, जहां विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच संतुलन और सहयोग देखने को मिलता था। ये केवल सह अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक सक्रिय सहभागिता थी, जहां हर व्यक्ति समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाता था और यही सहभागिता समाज को मजबूत बनाती थी। इस व्यवस्था में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था, और ये नैतिकता केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी लागू होती थी। शासक से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने कार्यों में ईमानदारी, सत्य और न्याय का पालन करें, और यही इस समाज की स्थिरता का आधार था। रामराज्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू था विश्वास, जहां शासक और प्रजा के बीच एक गहरा और पारदर्शी संबंध होता था। रामा का नेतृत्व इस विश्वास पर आधारित था, और उन्होंने अपने निर्णयों में हमेशा समाज के हित को प्राथमिकता दी, जिससे लोगों का उन पर विश्वास और अधिक मजबूत होता गया। इस समाज में भय और असुरक्षा की भावना नहीं थी, क्योंकि न्याय और संतुलन की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि लोग अपने जीवन को सुरक्षित और स्थिर महसूस करते थे। ये स्थिति केवल कानून के कारण नहीं बल्कि उस नैतिक वातावरण के कारण थी जो पूरे समाज में व्याप्त था, और यही इसे एक आदर्श समाज बनाता है। इस प्रकार रामराज्य का सामाजिक और नैतिक प्रभाव ये दर्शाता है कि एक आदर्श व्यवस्था केवल नियमों और संरचनाओं से नहीं बनती, बल्कि ये उन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित होती है जिन्हें समाज के लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। और यही वो तत्व है जो इस अवधारणा को गहराई और स्थायित्व प्रदान करता है। रामा के रामराज्य की अवधारणा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी आधुनिक समय में प्रासंगिकता है, क्योंकि ये केवल अतीत की एक आदर्श कथा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो आज के समाज, राजनीति और जीवन में भी उतना ही अर्थपूर्ण और उपयोगी हो सकता है। आज के समय में जब समाज जटिल हो गया है और विभिन्न प्रकार की असमानताएं, संघर्ष और चुनौतियां सामने आ रही हैं, तब रामराज्य का विचार हमें ये याद दिलाता है कि एक आदर्श व्यवस्था केवल आर्थिक विकास या तकनीकी प्रगति से नहीं बनती, बल्कि ये न्याय, नैतिकता और संतुलन पर आधारित होती है। और यही वे तत्व हैं जो किसी भी समाज को स्थायी रूप से मजबूत बनाते हैं। अयोध्या का प्रतीकात्मक महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि ये हमें एक ऐसे केंद्र की याद दिलाता है जहां आदर्श शासन और सामाजिक समरसता की कल्पना की जाती है। ये स्थान केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। रामराज्य का सबसे बड़ा संदेश ये है कि नेतृत्व का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जहां शासक केवल शक्ति का प्रतीक न होकर एक जिम्मेदार और संवेदनशील मार्गदर्शक हो, जो अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर समाज के हित में निर्णय ले। ये विचार आज के राजनैतिक और सामाजिक नेतृत्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये अवधारणा हमें यह भी सिखाती है कि समाज की वास्तविक शक्ति उसके लोगों में निहित होती है। जब लोग स्वयं अपने कर्तव्यों और मूल्यों के प्रति जागरूक होते हैं, तब एक मजबूत और संतुलित समाज का निर्माण होता है, और यही वो आधार है जिस पर किसी भी आदर्श व्यवस्था को खड़ा किया जा सकता है। रामराज्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह संतुलन की बात करता है, व्यक्ति और समाज के बीच, अधिकार और कर्तव्य के बीच, और विकास और नैतिकता के बीच। ये संतुलन ही वो तत्व है जो किसी भी व्यवस्था को स्थायी और प्रभावी बनाता है, और यही कारण है कि ये अवधारणा आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। अंततः रामराज्य की वास्तविक अवधारणा हमें ये समझाती है कि एक आदर्श समाज केवल बाहरी संरचनाओं से नहीं बनता, बल्कि ये उन मूल्यों, विश्वासों और सिद्धांतों पर आधारित होता है जिन्हें लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। और यही वो संदेश है जो इस अवधारणा को कालातीत और प्रेरणादायक बनाता है। इस प्रकार रामराज्य केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत और प्रासंगिक दृष्टिकोण है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने समाज को अधिक न्यायपूर्ण, संतुलित और मानवीय बना सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और महत्व है।